तो इनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी रोजी रोटी पे वोट दो, क्योंकि धर्म का धंधा था, हर कोई उसमें अंधा था। जब रोशनी हुई तो पता चला आधा देश भूखा और आधा देश नंगा था। क्योंकि आप ज़्यादा समय तक किसी को पागल नहीं बना सकते। कितने समय तक पागल बनाओगे? आप थोड़े लोगों को थोड़े समय तक पागल बना सकते हो, आप सभी लोगों को थोड़े समय तक पागल बना सकते हो, लेकिन आप सभी लोगों को हमेशा के लिए पागल कभी नहीं बना सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं जनता जानना चाहती है दा सुनामी पर, और आज मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। गाजीपुर बॉर्डर वो जगह जहां पे किसान आंदोलन 7 महीने से ज़्यादा हो गए इस किसान आंदोलन को। गाजीपुर बॉर्डर के साथ साथ टिकरी और सिंगू बॉर्डर जो मुख्य, ये 3 बॉर्डर जहाँ पे यह आंदोलन चल रहा है। शुरुआत में जब आंदोलन में हम लोगों से बात करते थे तो ये कहा जा रहा था कि हम अपने 6 महीने का राशन लेकर आए हैं, और कम से कम 6 महीने तक तो यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि यह आंदोलन चलेगा। लेकिन अब बातें ये होने लगी हैं कि सत्ता परिवर्तन की बातें होने लगी, और 24 तक का नारा किसान नेताओं ने दे दिया कि 2024 तक ये आंदोलन चलेगा। तो ये बहुत लंबा समय है, बारिश भी हुई है, सभी मौसम को झेल चुके ये किसान, ठंडी झेली, गर्मी झेली, और अब बरसात का मौसम शुरू, और बरसात भी झेल रहे हैं। तो आगे मेरे साथ मौजूद हैं ये युवा साथी, ऋषभ इनका नाम है, और हम आगे की बातचीत इनसे करेंगे क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक हैं और सत्ता परिवर्तन की बातें भी होने लगी हैं। तो जो हमारा युवा साथी है उसके लिए क्या मुद्दा है आगे आने वाले चुनावों में, और इस किसान आंदोलन में रहते हुए क्या ये लोग सोच रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें समझेंगे। सर, पहले तो आप ये बताएं कि 7 महीने इस आंदोलन के शुरुआत में, जैसा कि मैंने कहा कि हम बात कर रहे थे, तो सभी किसानों का कहना ये था कि हम 6 महीने का अपना राशन लेके आए हैं। 6 महीने बीत गए, 7वां महीना भी बीत गया, 8वें महीने में प्रवेश कर गए। 3 साल का नारा दे दिया आपने। सर, 3 साल का नारा तो देना पड़ेगा। किसान सोच के आया था कि 6 महीने के अंदर ये सरकार मान जाएगी। किसान यहाँ सत्ता परिवर्तन की इसकी शुरुआत में कोई भी मांग नहीं थी, लेकिन जब ये सरकार मजबूर कर रही है, अब बिना हक लिए कैसे चले जाएं हम? ये तो पूरी तरह से गुलाम बनाने लग रहे हैं। तो गुलामी से तो ज़्यादा मंजूर है कि हम लड़े, संघर्ष करके चाहे यहाँ शहीद हो जाए। और आपने सत्ता परिवर्तन की बात की, हमारा मुद्दा सत्ता परिवर्तन का नहीं, व्यवस्था परिवर्तन का है। दूसरी पार्टियाँ आएंगी, वो भी तो ऐसे ही लूटेंगी। तो हमारा मुद्दा है कि हमारी नीतियों के ऊपर जो किसान चाहते हैं वैसी नीतियाँ बढ़े, MSP की गारंटी मिले। असल मुद्दा यही है। तो वो जो आप कह रहे हैं कि व्यवस्था परिवर्तन कौन करेगा, कौन है नेता ऐसा, कौन सी पार्टी ऐसी है जो आपके लिए व्यवस्था परिवर्तन करेगी? क्योंकि हम पिछले 70 साल से भी देख रहे हैं कि किसानों का दमन होता चला है। यही तो बात है ना, ये उठना पड़ेगा। यूथ अगर जागरूक होगा, किसान, पॉलिटिकल अवेयरनेस जिसकी कि हम बात करते हैं, ये आंदोलन वही करने लग रहा है। नागरिकों के अंदर चेतना कोई भी पार्टी कर सकती है, लेकिन उसके लिए आपको असल मुद्दों के ऊपर वोट देना होगा। आप जाति के ऊपर, धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, इन मुद्दों को छोड़कर आप रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन मुद्दों पर अगर वोट देंगे तो हर पार्टी आपके लिए इन्हीं मुद्दों पर काम करेगी। तो वही तो सवाल है कि क्योंकि हम पिछले उतने समय से, हम जितने साल से आज़ादी के बाद से हम देख रहे हैं, जब से पार्टियां, नई पार्टियां, अब देख रहे हैं कि नई पार्टियां अलग अलग राज्यों में बनती जा रही हैं, और सबका मुद्दा फिर वही होता है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे, जैसे कि हम देख रहे हैं, राजनीति होती है, जाति धर्म के नाम पे राजनीति होती है। सबका अपना अपना अलग वोट बैंक है, किसी का दलित वोट बैंक है, किसी का यादव वोट बैंक है, किसी का जो हिंदू वोट बैंक है। तो ऐसे कैसे चलेगा? क्योंकि हम लोग भी वही कर रहे हैं और पार्टियाँ भी वही कर रही हैं। ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन से सुधर सकती है। एजुकेटेड लोग भी कर रहे हैं। क्योंकि उनको शिक्षा इस तरह की, माहौल इस तरह का दिया जा रहा है। मीडिया जो इंफॉर्मेशन का सोर्स होता है, वो क्या करने लग रहा है, वो यही तो परोसने लग रहा है दिन रात। हिंदू मुस्लिम लोगों को माइंडसेट ही ऐसा बना दिया है, एक नफरत, झूठ का प्रोपेगेंडा चला के। तो इस वजह से उस तरफ तो जो यूथ है ना, जिसको समझ आ गई है, जैसे मुझे समझ आ गई है, आप जैसे पत्रकारों को, तो उनको जनता को अवेयर करना पड़ेगा, जनता के बीच जाकर। तो ये आंदोलन आज क्या करने लग रहा है, महापंचायतें हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, तो यही तो हो रही है कि जनता के बीच उनके असल मुद्दे उनको समझाए जा रहे हैं। तो इनको एक सत्ता का घमंड है, जो भी पार्टी हो, तो इनको यही कहना चाहूँगा कि तुम्हारी कुर्सी का घमंड हम तोड़ देंगे, चाहे कोई भी पार्टी हो। कुर्सी के घमंड में मत रहो, ये पलटती रहती है बाजी। आज तुम्हारे पास है, कल किसी और के पास होगी। तो एक बात और, क्योंकि बंगाल चुनाव में भी किसान नेता गए, वहाँ पर भी
जो नारा दिया। लेकिन बंगाल की जो बात थी कि उनका ये विपक्ष था वो मजबूत था, जो ममता बनर्जी विपक्ष में पहले से भी सत्ता में थी और उसके बाद एक उनको नेता था कि इसको चुनना है। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की बात हम करते हैं तो उत्तर प्रदेश में कई पार्टियां हैं, तो वोट बटेगा नहीं वो, क्योंकि अब बीजेपी हटाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा कि फिर वोट सभी पार्टियों में बढ़ जाए और दोबारा से उसका बेनिफिट बीजेपी को हो। सर यही चीज़ है ना, अब ओवैसी फैक्टर लेके आने लग रहे हैं। 100 सीटों पे ओवैसी कह रहे हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा, तो ये क्या है, पोलराइजेशन होगा, जिससे ध्रुवीकरण। जनता को यही तो समझने की जरूरत है, एक तरफ से हिंदुत्व के नारे उठेंगे, एक तरफ से इंशाअल्लाह अकबरुद्दीन ऐसे नारे उठेंगे, तो इससे लोगों के माइंड पे अटैक किया जाएगा, उनको जो असल मुद्दे हैं उनसे भटकाया जाएगा। कहीं ना कहीं दंगे करवा देंगे, कश्मीर का मुद्दा उठा देंगे, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मुद्दा उठा देंगे, तो असल मुद्दों से भटकाना इनका मेन मोटिव है ना। तो इनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी रोजी रोटी पे वोट दो, क्योंकि धर्म का धंधा था, हर कोई उसमें अंधा था। जब रोशनी हुई तो पता चला आधा देश भूखा और आधा देश नंगा था। तो वही सवाल है, क्योंकि आप लोग तो ये बोल रहे हैं कि बीजेपी को वोट ना देके किसी को भी वोट दे दें। अगर आप अपना, मुझे लगता है कि अगर आप अपना विपक्ष का नेता चुन के बताएंगे तो शायद हो सकता है कि लोग वो जो वोट बंटने की आप बात हम कर रहे हैं वो वोट ना बटे। फिर समय आने पर जनता अपने आप समझ लेगी। अब देखिए, आपको पता है ओवैसी बीजेपी का बी टीम है। इसी तरह से मायावती ने कितने राज्यसभा का इलेक्शन था उस टाइम पे बीजेपी को सपोर्ट किया। ये भी चीज़ आपको जनता को समझाएंगे क्या कि मायावती बी टीम है और ओवैसी बी टीम है? हाँ, समझाएंगे। जो भी कौन असली सच्चाई है, जो जमीन पे हकीकत है, हर मुद्दा समझाएंगे हम जनता को, चाहे वो पार्टियों से संबंधित हो, शिक्षा, रोजगार, धर्म, कि कोई भी किसी भी प्रकार का मुद्दा हो, जनता के बीच जाएंगे, जनता को समझाएंगे। तो चलिए और आगे बात करते हैं, क्योंकि अभी जो चीज़ हम हालात अभी इस समय देश में देख रहे हैं कि जो पेट्रोल महंगाई जो है इतनी बड़ी चरम सीमा पर महंगाई हो चुकी है। सरसों का तेल, अगर हम बात करें सरसों के तेल की, या फिर हम डीजल पेट्रोल की बात करें, और फिर बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। 2 करोड़ का नारा था, लेकिन और 3 करोड़ लोग और बेरोजगार हो गए पिछले 2 साल की अगर बात करें तो ये क्या मुद्दा बन पाएगा उत्तर प्रदेश में? क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति हम कई सालों से देखते चले आए हैं वो यही होती है कि यादव को वोट देगा, दलित जो है बसपा को वोट देंगे, और ये जो हिंदूवादी लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। इस बार होगा, इस बार जनता को समझ आने लग रही है, क्योंकि आप ज्यादा समय तक किसी को पागल नहीं बना सकते। कितने समय तक पागल बनाओगे? आप थोड़े लोगों को थोड़े समय तक पागल बना सकते हो, आप सभी लोगों को थोड़े समय तक पागल बना सकते हो, लेकिन आप सभी लोगों को हमेशा के लिए पागल कभी नहीं बना सकते। ये चीज़ आपको समझने की जरूरत है। तो इस बार वोट इन्हीं रोजगार के मुद्दों पर। आपने रोजगार की बात की, लॉकडाउन में कोविड क्राइसिस आया, उस टाइम पे लाखों लोगों के रोजगार चले गए, खुद सरकारी रिपोर्टें ये चीज़ें कह रही हैं। तो मतलब बेरोजगारी इतना बड़ा मुद्दा है, इन्फ्लेशन, आप पेट्रोल डीजल के ऊपर सेस एक्साइज ड्यूटी देख रहे होगे, जो सरकार ये कह करके आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, उसने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए ना। पाकिस्तान जैसा देश जिसको दिन रात गालियां देते हैं, उसने भी पेट्रोल के दाम इतने सस्ते कर दिए। श्रीलंका हमसे पेट्रोल लेता है, वो हमसे सस्ता बेच रहा है। तो आप इस गेम को समझो, आपको हिंदू मुस्लिम के अंदर उलझा करके ये कितना बड़ा जो क्रोनी कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद है, वो पूरी तरह से हावी होता जा रहा है देश के ऊपर। असल दुश्मन को समझना है हमें। अच्छा, एक गेम और जो खेला जाता है, क्योंकि हम दिल्ली की सड़कों पे, दिल्ली में कई हमने पोस्टर देखे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आके दिल्ली में बैनर लगाते हैं कि 4 साल जो योगी सरकार के थे, जो वर्षों में ना हो पाया, वो 4 साल में करके दिखाया। और फिर अब वैक्सीन, फ्री वैक्सीन के धन्यवाद मोदी जी के जो पोस्टर हैं, बैनर, बड़े बड़े बैनर मेट्रो स्टेशन पर और बड़े बड़े जो हाईवेज हैं उन पर लगना शुरू हो चुके हैं। फ्री वैक्सीन फ्री कहाँ से है? देखो कितने लोगों को तो पहले शुरुआत में इन्होंने फ्री नहीं दी, और अभी वैक्सीन मिलने ही नहीं लग रही। 3rd वेव आने को है, लेकिन इनकी वैक्सीनेशन की स्पीड देखिए आप, बिल्कुल लो है। इस स्पीड से तो फिर से वो था जैसे 2nd वेव के अंदर नरसंहार किया इन्होंने। ये तो कहते हैं कि हम तो दूसरे नंबर पे हैं, अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा लोगों को वैक्सीन हमने लगवाई है ना। कौन कहता है? गोदी मीडिया किसका है? वो मीडिया इन्हीं का है, कॉर्पोरेट्स का। आम जनता का मीडिया तो नहीं है। आम जनता का कोई व्यक्ति कहे फिर तो बात माननी भी जाए। आंकड़े तो वही हैं कि ये लोग कहते हैं कि हमने 23-24 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगवा दी है, जहां अमेरिका ने लगाई है 25 करोड़ लोगों को। तो वही आंकड़े तो पॉपुलेशन देखिए सर, जनता हमारी अमेरिका से कितना गुना ज्यादा है।
तो उस दौर पे आप देखिए ना, अमेरिका ने अपनी मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को कवर कर लिया है। उस परसेंटेज पे आइए, फिर आप बात करिए। इतने हमारे पास डॉक्टर्स, आज डॉक्टर्स क्या है, डॉक्टर्स भी प्रोटेस्ट पे जाने को मजबूर करा जा रहा है। ऐसे समय में जब डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पे है तो हमें ये कोरोना से फाइट कैसे जीतेंगे? ये सिर्फ और सिर्फ क्या करने लग रहे हैं, प्रचार प्रसार पे पैसा खर्च करने लग रहे हैं। पोस्टर लगा दिया आपने, दिल्ली के अंदर पोस्टरों की बात की, वैक्सीन पे, इस चीजों के फ्री वैक्सीन पे इन्होंने बात की। पोलियो की दवाई हम सदियों से देखते आ रहे हैं, ऐसी ऐसी महामारी आई है, हमेशा से हमें फ्री में दवाइयाँ मिली है। ये तो हमारा संवैधानिक अधिकार है। और इनसे हमसे टैक्स लिया जा रहा है, ये अपनी जेब से तो नहीं दे रहे हैं ना कुछ, हमारे ही टैक्स के पैसे से हमें ही दे रहे हैं। ये फ्री कहाँ से हो गई? फिर आपने वैक्सीन की बात करी है, फ्री वैक्सीन कहाँ से है? इन्होंने कहा था कि प्राइवेट अस्पतालों में कुछ पैसा लगेगा, सरकारी अस्पतालों में फ्री में मिलेगी। लेकिन आप ये पीछे देखिए, ये मैक्स हॉस्पिटल है, मैंने यहाँ पे जाके पता किया, यहाँ पे 900 रुपए के अंदर वैक्सीन मिलने लग रही है। तो आप ये खुद सोचिए कि कहाँ से फ्री है। अस्पतालों में आम जनता को तो पता चल ही रहा है, वो अस्पतालों के अंदर जब वैक्सीन लेने जाएगी। और इन्होंने हर स्ट्रक्चर के ऊपर हमला करने लग रहे हैं ना ये। तो चलिए मैं दोबारा किसानों पे आता हूँ। तो शुरुआत जब इस आंदोलन की हुई, 5 जून को ऑर्डिनेंस आया और सारी चीज़ें हुई, तो मेरा सवाल सिर्फ इतना छोटा सा है, ये ख़त्म करूँगा इसके बाद, कि इन 3 कानून आने से पहले की अगर मैं बात करूँ तो जब ये 3 कानून आए उससे पहले भी किसान त्रस्त था, उससे पहले भी किसानों का दमन हो रहा था। आत्महत्याओं के केसेस जो थे किसानों के, वो हम बहुत सदियों से पहले से देखते हुए चले आए हैं। तो कुछ ना कुछ किसानों के लिए करना था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर ये 3 कानून नहीं तो क्या? ये 3 कानून नहीं तो पूरी डिस्कस कमेटियां बनाई जाए, जिनके अंदर किसानों के आगू, जो किसान के लीडर्स हैं, किसान वैज्ञानिक हैं कृषि क्षेत्र के, उनको शामिल किया जाए। C2+50 का जो फॉर्मूला है, किसान MSP के ऊपर मांग करता है, उस पर MSP, उस तर्ज पे MSP दी जाए। MSP की गारंटी पर कानून बनाया जाए। और जो ये APMC मंडी है, इनको सिक्योर किया जाए। प्राइवेट सेक्टर से किसान को दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसको सिक्योरिटी दो ना, गवर्नमेंट बीच में रहे। अगर कोई गड़बड़ होती है या कुछ भी घपलेबाजी होती है तो गवर्नमेंट जिम्मेवारी लेगी उसके लिए। ये चीज़ें आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करो ना, किसान को भरोसे के अंदर लो। आपको अगर आपको स्थिति सुधारनी है तो कॉर्पोरेट्स के ऊपर, अगर आपको देश की स्थिति सुधारनी है, देश का राजकोष बढ़ना है, तो आपने 35% से 22% जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो कर दिया। आप उनके ऊपर टैक्स बढ़ाइए। आप आम जनता के ऊपर क्यों टैक्स बढ़ा रहे हो, जब वो महामारी के दौर में पहले ही त्रस्त है गरीबी से? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ थे ऋषभ, और सारे मुद्दे पे हमने बात करने की कोशिश करी। तो दोस्तों जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे द सुनामी। आगे भी की तस्वीरें हम दिखाने की आपको कोशिश करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।